एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी की समरी और यहाँ तक कि एनसीईआरटी के जो ब्लॉग होते हैं ना उसमें साइंटिस्ट के नाम होते हैं। सर अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स वीडियो बनाते हैं नीट पोस्टपोन के लेके, उसके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि नीट पोस्टपोन होगा। सच्चे मन से अगर आपने पढ़ाई की है तो सिलेक्शन हो या ना हो पर कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। लास्ट टाइम पर एक ही चीज आती है, बच्चा थोड़ा डिप्रेस होता है, ओवरलोडिंग फील करता है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन अगर बच्चा निकाल देना। हे गाइस, वेलकम टू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्या नीट 90 डेज में क्रैक करना पॉसिबल है? कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारा प्लान आज हम डिस्कस कर रहे होंगे मनीष दुबे सर के साथ। सर सबसे पहले स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। तो एक्चुअल में आपने बहुत सही से पॉइंट्स उठाए हैं जो हर बच्चे के दिमाग में चल रहे हैं। कंटिन्यू बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, पूछते भी हैं, सर थोड़ा सा मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं कर पाऊँगा। तो ज़रूरत है इस समय बच्चों से अटैच होने की, बच्चों की क्वेरी को सॉल्व करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। सर भी मैं सुना था कि सर आपको कहीं चोट लग गया था। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में अभी एक हम लोग एक तरीके लखनऊ और बनारस कानपुर एक विजिट पर थे। तो उस विजिट से जब मैं लौट रहा था तो मेरे पैरों में लिगामेंट इंजरी हुई। तो बच्चों को बताना भी चाह रहा था मैं, तो उस लिगामेंट इंजरी की वजह से मैं आपकी क्लासें कुछ नहीं ले पाया। पर चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी कोर्स हमारा पीछे हुआ है वो सारा हम कवर कर लेंगे। और यकीन 2.0 के बच्चों से मैं बोलना भी चाहता हूँ बेटा कि अब हम आ रहे हैं कल फुल एनर्जी के साथ और 12th का स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो 12th का हम टाइमली स्टार्ट भी करेंगे और साथ में हम टाइम टू टाइम बीच में 11th का रिवीजन भी करेंगे। तो आपके माध्यम से ये मतलब मैसेज अगर बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चे भी ठीक है। सर आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन रखूंगा कि अभी जो 90 डेज है नीट का, इसमें बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मतलब कैसे प्लान करना चाहिए ताकि इनका जो 90 डेज है बहुत ही अच्छा जाए, जिससे कि उनका ओवरऑल फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में वो बहुत अच्छा कर पाए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देखो एक्चुअल में जो 90 डेज होते हैं लास्ट के 3 मंथ हम लोग क्रैश कोर्स भी लॉन्च करते हैं, यानी ये सफिशिएंट टाइम होता है आपको नीट को क्रैक करने के लिए। तो पहले तो मैं बोलूँगा कभी भी डीमोटिवेट ना हो, ये सही टाइम है। जब मैंने बताया ना आपको, कई बार बोलता भी हूँ मैं कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन बढ़ता है डोपामाइन, आपको पता होगा, बच्चों को पता ही है ऑलरेडी। तो ये डोपामाइन क्या काम करता है, ब्रेन की कैपेबिलिटी को या बॉडी की कैपेबिलिटी को कई मल्टीपल टाइम में इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने पूरी साल जो स्टडी की है ना वो स्टडीज 3 मंथ की स्टडी के इक्वल हो जाती है, यानी 3 मंथ लास्ट के जो होते हैं ना वो पूरी साल पर भारी हो जाते हैं। बस शर्त एक है, बच्चा इसमें कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए, ठीक है। शर्त एक है कि बच्चा इसके अंदर कहीं ओवरलोडिंग फील ना कर ले। तो लास्ट टाइम पर एक ही चीज आती है, बच्चा थोड़ा डिप्रेस होता है, ओवरलोडिंग फील करता है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन अगर बच्चा निकाल देना और गिव अप ना करे तो वो ये 3 मंथ ना के अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से वो गिव अप भी करने लगता है। गिव अप करने लगता है। तो मैं बच्चे से यही बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पर गिव अप मत करना। जो ये 3 मंथ है ना आपके पूरी जो फुल ईयर है उससे भी ज्यादा कीमती है, उससे भी ज्यादा ये रिजल्ट देने वाले हैं, तो इसको सही से यूटिलाइज करना। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका टेस्ट में 180 to 200 के करीब मार्क्स आता है, एवरेज स्टूडेंट का इतना ही मार्क्स रहता है। कंप्लीट टेस्ट की बात कर रहे हो या बायो की बात कर रहे हो? मतलब बायो टेस्ट, बायो में सर, बायो में, जी जी। अब उसको मार्क्स अपना 320 to 360 तक जाना है, तो वो बायो को किस तरीके से पढ़े ताकि उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा इनहेंस हो? देखो मैं एक बात तो बहुत बोलना चाहूँगा हर बच्चे से कि बायो जो है बहुत स्कोरिंग है। स्कोरिंग के साथ साथ अक्सर बच्चे बायो को हल्के में ले लेते हैं। स्कोरिंग के साथ साथ बच्चों को पता नहीं होगा, जैसे 2 बच्चों के अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अब रैंक का सारा खेल है। रैंक अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं फिर भी जिसके बायो में ज्यादा होते हैं रैंक वहां ज्यादा खेल कर जाती है। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये तो स्कोरिंग में भी और रैंक अचीव करने में भी। तो और थोड़ा सा बच्चा कर भी लेता है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आपको सभी को मैं बोलूंगा कि बायो को हल्के में मत लेना, पहली बात, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बहुत टिपिकल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना सारा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। हाँ 2-4-5 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है, पर लगभग सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका अक्सर बच्चों को ये पता नहीं, सर एनसीईआरटी पढ़नी क्या है लास्ट टाइम पर। हाँ तो एक तो देखो आपको जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ या कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके आप नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो पूरी साल, ठीक है। अब लास्ट टाइम पर क्या करना है आपको,
एनसीईआरटी रखनी है, एनसीईआरटी के एक एक पैरा को फोकस करना है अंडरलाइन करते हुए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी की समरी, और यहाँ तक कि एनसीईआरटी के जो ब्लॉग होते हैं ना उसमें साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो भी नहीं छोड़ने हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बस एनसीईआरटी पर पकड़ करनी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली, ठीक है। तो 3 मंथ यानी 19 डेज, मैं सच कह रहा हूँ आपने बायो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आप काफी अच्छा इंप्रूव कर जाओगे। हाँ, पर 360 आउट ऑफ 360 की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए आपने अगर बायो वास्तव में पूरी साल पढ़ाई की है तो लास्ट टाइम पर आप एनसीईआरटी पकड़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर बनता है। सर एनसीईआरटी के अलावा कोई और भी बच्चों को बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़नी, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको। टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स मैं इसलिए बोलता हूं कि नोट्स एनसीईआरटी को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं अक्सर कर बच्चों को डायग्राम और फ्लो डायग्राम में समझाता हूं, सारा मेरा कंसेप्ट ही है, और कुछ साइंटिफिकली भी चीजें मैंने उसमें ऐड की हुई हैं जो ब्रेन के अंदर सिनैप्स को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए पहले आप मेरे नोट्स देखेंगे, ठीक है, फिर साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में अगर क्वेश्चन लगा लिए आपने, अगर हम डीपीपी की फॉर्म में आपने लगा लिए या कोई भी आपने एनसीईआरटी बेस्ड बुक उठा ली, ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आपने उठा ली, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बैठता है ना, बेहतरीन बैठता है। तो ज्यादा मतलब सर ये जो बेहतरीन वर्ड है ना सर, वो मैं आपके लेक्चर में देखता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है, मैं सच में बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पे डिप्रेशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है, कूल होके स्टडी करें, एनसीईआरटी पर कमांड करनी है बस। सर आपने एक टर्म बोला डिप्रेशन करके, हाँ, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं 90 डेज है, इसमें बच्चे क्या है ना कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, इसकी वजह से वो गिव अप करने लगते हैं। सर ये डिप्रेशन टर्म को डील बच्चा कैसे करे? देखो, एक्चुअल में डिप्रेशन टर्म नहीं बोलना चाहिए इसको, आप टर्म यूज करो कि आप ओवरलोडेड हो रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में धीरे धीरे हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में 2 चैप्टर 3 चैप्टर बच्चे के मार्क्स, हाँ, बच्चे का मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस बढ़ता जाता है, तो बच्चे का रिवीजन नहीं हो पाता, जिससे उसके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ओवर प्रेशर जनरेट हो जाता है समय के साथ साथ। तो मैं बच्चे से यही बोलना चाहूंगा कि ओवर प्रेशर में ना आए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे प्यारा तरीका है, आप पीवाईक्यू लगाओ ना, आप पीवाईक्यू लगाओ, आप देखो कि लास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। सर पीवाईक्यू करने का कोई सही तरीका? क्योंकि बच्चे क्या कि रट लेते हैं। नहीं, रटने नहीं है, ठीक है। बायो में तो मैं साफ साफ बोलूंगा, आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर खत्म हुआ, पैरेलल आप उसके पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, उसके पीवाईक्यू लगाओ। लास्ट टाइम पर आपके शॉर्ट नोट्स जो फ्लो डायग्राम वाले हैं वो बड़े काम के होते हैं, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक बात और मैं आपके थ्रू बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने कोई भी बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन की, तो जब आपने रूटीन जब आपकी क्लास चल रही थी तो क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे आपने 100 क्वेश्चन लगाए, तो 100 में से आपको प्रॉब्लम कितने क्वेश्चंस में आई होगी? हार्डली 10 क्वेश्चंस में। 10 क्वेश्चन में हार्डली अगर आपने कहीं मिस कर उनको सर्किल किया होगा, या आप सर्किल करना, ठीक है। जब रिवीजन करोगे ना तो सिर्फ उन सर्किल क्वेश्चंस का करना है, ठीक है, वही कंसेप्ट आपका वीक हुआ होगा। एक काम और करना, जब आपका कंसेप्ट वहां सेट नहीं हुआ फिर दोबारा एनसीईआरटी देखोगे कि आखिर एनसीईआरटी में हमने कहाँ मिस्टेक की और एनसीईआरटी पढ़ने की अप्रोच में गलती कहाँ हुई, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज भी लॉन्च की थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है। तो उसमें हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस उठाए हैं। बच्चों ने कहा भी कि सर एनसीईआरटी की अप्रोच, अब हमारी जो पढ़ने की अप्रोच है ना वो चेंज हुई है। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि उसमें पूरी सीरीज तो अभी कंटिन्यू नहीं हुई है, बट हाँ 11th का मैक्सिमम पार्ट हो गया है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की अप्रोच क्या है आपकी, ठीक है। एनसीईआरटी का एक पैरा, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे तो हम बना के आपको दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करो, या बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। नहीं तो ऑलरेडी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं धीरे धीरे, तो आप उसको यूज कर सकते हो। एक चीज और है, बच्चे टेस्ट में क्या है सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। सर सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें? देखो, सिली मिस्टेक कब होती है? जब आपने, जैसे मैंने बच्चों से पूछा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, हाँ सर पढ़ ली। आपने नोट्स पढ़ ली, हाँ सर पढ़ लिए। फिर क्वेश्चन लगाए, हाँ क्वेश्चन लगाए, सिली मिस्टेक हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, आपने क्या उस थ्योरी की प्रैक्टिस की आपने? इसलिए सिली मिस्टेक को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन, हाँ जैसे आपने टॉपिक किया आपने, अब उसकी एप्लीकेशन देखो ना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। जब थ्योरी के साथ उसकी एप्लीकेशन पर आप काम करते हो तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपके इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और सिली मिस्टेक के लिए आप रूटीन में काम और किया करो, OMR सीट आप प्रिंट करा लो, ठीक है। रूटीन में जब भी आप, जैसे बायो के आपने कोई चैप्टर पढ़ा, 100 क्वेश्चन लगाओ, तो 100 क्वेश्चन के लिए टाइम उसमें फीड कर लो,
भाई टाइम फिट कर लिया आपने 100 क्वेश्चन भाई 60 मिनट देने हैं। ये सब चीज बच्चा करता नहीं सर। यही तो बच्चे क्या करते हैं, बायो को बहुत हल्के में ले जाते हैं, ठीक है, बहुत आलस में। तो मैं यही तो बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ, इसको स्कोरिंग है बेटा, और रैंक अचीव करने में बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कितनी भी दम निकाल लेना, ठीक है, पर स्कोरिंग में, और बायो आपने डिलीट छोड़ दी, सोचो स्कोरिंग आप नहीं कर पाओगे। और रैंक जो टॉप रैंक, जितने भी टॉप रैंक अचीवर रहे हैं आप हिस्ट्री में उठा के देख लो, उन्होंने बायो में 360 आउट ऑफ 360 लेकर के आए। तो बायो तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ पहुंचा देते वही मेन सब्जेक्ट है ना भाई बच्चों का, वही आगे जाकर के मेन सब्जेक्ट है, तो वो तो खैर उसमें उनको करना ही पड़ेगा, है ना। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो नीट का पैटर्न है पेपर का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब अगर प्रीवियस देखें तो इसमें क्या है कि अभी एसेशन टाइप और क्या बोलते हैं कि वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सर उसको बच्चा कैसे पढ़े ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाए? बिल्कुल देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन पहले भी आते थे, AR आते थे, पर बीच में क्या वो एम्स में आते थे, नीट में नहीं आते थे। पर अगर आप, मैंने कहा PYQ लगाने के लिए क्यों बोला, अगर आप 3 या 4 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसमें क्या है, लगभग हर साल 2 या 3 AR आ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट में भी, बायो के अलावा भी फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-2 AR मिल ही जाएंगे आपको। तो AR के लिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस मांगता है AR, बिना AR प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है ना, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन में कि दोनों सही हैं क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो ब्रह्मा सीरीज में भी मैंने AR की प्रैक्टिस कराई है बहुत ज़्यादा, और मार्केट में बुक्स भी आ गए हैं, तो AR के लिए प्रैक्टिस। और पर ये ध्यान रखना, AR और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे बेटा वो NCERT से आएंगे। तो NCERT की लाइंस पर आपको पकड़ करनी है, कमांड करनी है, वो पैरा टू पैरा पढ़ोगे आप, ठीक है, और उसके क्वेश्चन लगाओगे, ऑटोमेटिकली पकड़ हो जाएगी। पर बिना क्वेश्चन लगा करके आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। सर अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स वीडियो बनाते हैं नीट पोस्टपोन के लेके, उसको बच्चा देख के सर बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है, मतलब उसको उसके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि नीट पोस्टपोन होगा। सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, तो मैं बच्चों को बोल दूं, ठीक है, देखो इस बार NTA ने बहुत सोच समझ के डेट दी है, ठीक है, क्योंकि उसको सेशन भी तो सेट करना है ना, ठीक है, आप डाइवर्ट मत हो ना डेविएट हो। मार्केट में तमाम चीज की सोचिए, हाँ, वो मैनिपुलेट करते हैं, वो इश्यूज बनाते हैं, आप उन इश्यूज पर मत जाओ, ठीक है। NTA प्रॉपर तरीके से उसने जो हमारा सेशन लेट चल रहा था उसको सही लाने की कोशिश की है, वो उस पर फिक्स रहेगा, मान के चलो, ठीक है। अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 1%, वैसे कोरोना वाली स्थिति है नहीं, ठीक है, उतना नहीं है, इतना हम सोच रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर इतना नहीं होगा, और ये डेट चेंज नहीं होगी। अगर होती भी है, अगर मानो 10 दिन 15 दिन डिले हो जाता है, तो डिले को हम सोच क्यों रहे हैं, ठीक है, वो मतलब पॉइंट्स में 99 पॉइंट ऊपर लेके जाओगे तो डेट फिक्स है, आपको बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, ठीक है। सर जो टीचर्स वगैरह इस पे वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को डेविएट कर रहे हैं, नहीं, मैं टीचर्स नहीं, मैं टीचर्स को बोलूंगा लास्ट टाइम बच्चों का साथ दें, ठीक है, और क्योंकि लास्ट टाइम पर बच्चों को अपने टीचर्स का साथ चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम क्या उसको एग्जाम हॉल क्या मेडिकल कॉलेज तक साथ चाहिए, तो बच्चों से मैं बोलूंगा भी हम आपके साथ हैं, ठीक है, और यहाँ तक नहीं, एग्जाम हॉल तक हम साथ रहेंगे आपके, और मेडिकल कॉलेज तक साथ रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है आपको, ठीक है, कौन क्या कर रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, एकदम फोकस 7 तारीख आपका एकदम जो फिक्स है वही रहेगा, ठीक है। सर एक लास्ट मैसेज अब नीट एस्पिरेंट को क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा बेटा कि एकदम पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी हमारा परफॉर्म करना चालू कर देती है, तो एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। इस बार नीट आप निकालोगे, हमेशा बिल्कुल इसको समझ रहे हो ना, ब्रेन में सेट करो उसको कि बिलीव करो, हाँ यार इस बार हम नीट निकालेंगे, ठीक है। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अगर आपने सच्चे मन से अगर कोई काम किया है ना, तो उसका आउटपुट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सच्चे मन से अगर आपने पढ़ाई की है तो सिलेक्शन हो या ना हो, पर कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, पक्की बात है ये, ठीक है। बस यही बोलूं। सर आपका कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू, क्योंकि इस समय बच्चों से कनेक्शन का एक आप ही माध्यम हो, तो मैं तो आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों तक ये बात पहुंचानी है और बच्चों को मोटिवेट रखना है। लास्ट टाइम जो खेल है ना वो मोटिवेशन का है, लास्ट टाइम आपके एक्टिवेशन का है। मैंने बोला लास्ट के 3 महीने पूरे साल पर भारी होते हैं, पर अगर आप ब्रेन से एक्टिवेटेड हैं और एकदम पॉजिटिव हैं तो थैंक यू सर।